अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो अब हमने स्टार्ट करना है बेटा, वो बुक खोलना भूल गया। हमने स्टार्ट करना है जो हमारा चैप्टर है, 9th चैप्टर विच इज किंगडम प्लांटिंग। और लकीली पता नहीं मुझे लकीली कहना चाहिए या नहीं, लेकिन इसका जो टोटल कंटेंट है वो काफी रिड्यूस्ड है हमारे जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसका कितना रिड्यूस है। लैंड हैबिटेट, डिवीजन, ब्रैकियोफाइटा, एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल नहीं है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट फॉर्मेशन। हाँ, ये वाला जो है ना, ये कंटेंट कम करके मैंने अच्छा किया ये। बहरहाल ये तो एंड पे बात आएगी। लेकिन अब ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है ना, इस चैप्टर के हवाले से आप लोगों को एक दो बातें जो हैं वो जरूर करनी है। एक तो ये कि आप लोगों का अगर किसी से बात हुई होगी एफएससी के चैप्टर्स के हवाले से, कभी किसी से डिस्कशन हुई है, तो 9th चैप्टर के बारे में आप लोगों ने क्या सुना है? कभी किसी से डिस्कशन हुई आप लोगों की? कोई न्यूज आप तक पहुंची हो? नहीं सर, हमने चैप्टर्स के हवाले से किसी से डिस्कशन नहीं की। वैसे सुना है कि बायो सबसे मुश्किल है। बायो सबसे मुश्किल है, ये एक अजीब बात बता रहे हैं आप। चलें, ऐसे पता नहीं आप, मैं नहीं समझता कि शायद आप लोगों को बायो उस तरह मुश्किल लग रही है। मुझे आप लोगों का पता नहीं है कि हम लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। लेकिन ये है कि बहरहाल ये जो चैप्टर है इसके हवाले से आपको जो आपके फेलोज ये पढ़ चुके होंगे, जो आपके दोस्त वगैरह जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में होंगे जो ये पढ़ चुके हैं अगर, तो यकीनन उनसे आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टूडेंट्स के लिए। और उमूमन बात ठीक है, उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उनको पढ़ने का और समझने का जो अंदाज है ना, वो बड़ा मैटर करता है। बात ये होती है कि समझना और समझाना, उसका अंदाज बहुत मैटर कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग जो है वो अपने चैप्टर का यहाँ पर नाम लिख लेते हैं कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। दैट वुड बी किंगडम प्लांटिंग, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को दो तरह की चीजें मुस्तकिल नजर आएंगी, बल्कि तीन तरह की चीजें मैं आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज इस पूरे चैप्टर में आपको नजर आएगी एवोल्यूशन। आपने स्टार्ट करना है एक खास किस्म की प्लांट फैमिली से जिसको आप कहते हैं ब्रायोफाइट्स। और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इससे बात कहाँ जाती है? ट्रेक्योफाइट्स तक, ठीक है। और ट्रेक्योफाइट्स में भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्पेशलाइज्ड प्लांट्स तक बात जाती है। लेकिन इस चैप्टर की खूबी ये है कि ये ब्रायोफाइट में बात शुरू करता है लीस्ट मॉडिफाइड से, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जो एवोल्यूशन में सबसे पीछे है, उससे बात शुरू होती है। और जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, मोस्ट वेल अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म, मोस्ट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ना, उस तक बात लेकर आता है। मतलब ये इस चैप्टर की सबसे अच्छी खूबसूरती है। मुझे जो है ना वो किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज्यादा जो चीज फैसिनेट करती है ना, वो ये करती है कि ये दोनों चैप्टर ऐसे प्यारे सीक्वेंस में चलते हैं, राइट फ्रॉम द मोस्ट लीस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म टू मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, यहां से ऐसी जो है ना वो सीक्वेंस बनता है। तो इस चैप्टर में एक चीज आपको बहुत, हर टॉपिक में आपको ये बात नजर आएगी, ये बात अपने आपने नहीं भूलनी, आपको हर टॉपिक में ये बात नजर आएगी। और इस चीज को जहन में रखे बगैर आप इस चैप्टर को ग्रैब भी नहीं कर सकते। यू कैन नेवर ग्रैब, यू कैन नेवर कंट्रोल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम प्लांटिंग अनटिल एंड अनलेस आपको एवोल्यूशन जो है वो बड़े अंदाज से समझ आएगी, ठीक है। तो एक तो आपको इस चैप्टर में ये चीज नजर आएगी। दूसरा आपको इस चैप्टर में नजर आएगा जो चीज आप लोग पिछले चैप्टर्स में भी पढ़कर आए हैं, और आप लोगों का असल मकसद असल में ये है डाइवर्सिटी। आपने किंगडम मोनेरा में भी डाइवर्सिटी पढ़ी, बैक्टीरिया के हवाले से आपने पढ़ा। फिर आपने किंगडम प्रोटिस्टा में भी देखा कि डाइवर्सिटी क्या है, ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होते हैं। फिर आपने किंगडम फंजाई में भी देखा कि ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ग्रुप्स कौन से होते हैं, ठीक है।
तो अब आप किंगडम प्लांटी में भी देखेंगे और किंगडम एनिमेलिया में भी ये दोनों चीजें जो मैंने ऊपर लिखी हैं ये आपको दोनों चीजें दिखेंगी। एक तीसरी चीज जो आप लोगों को इसमें बहुत ही बुनियादी तौर पर डिस्कस की गई है वो है इस चैप्टर में डिफरेंट तरह के प्लांट्स का लाइफ साइकिल डिस्कस किया गया। बेटा ये 3 पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर का थीम है। मतलब अगर आपने किसी भी बंदे को इस चैप्टर का निचोड़ बताना हो ना कि इस पूरे चैप्टर में प्लांट्स के बारे में क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, तो एवोल्यूशन है, डाइवर्सिटी है और लाइफ साइकिल। ये तीनों चीजें जो हैं, प्लांट फंक्शंस यहां डिस्कस नहीं किए गए कि प्लांट फंक्शन कैसे करता है, उसमें से कुछ फंक्शंस जो हैं वो 14th चैप्टर में है, ठीक है। लेकिन मेजरली यहां कोई प्लांट फंक्शन डिस्कस नहीं किया गया। यहां इन तमाम प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट हार्मोन्स, ये सारी इसमें से कोई चीज, ये सारी चीजें आगे आगे सेकंड ईयर में आती हैं। यहां पर आपको सिर्फ ये 3 चीजें डिस्कस होती मिलेंगी, एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी और लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यहां पर हम अपनी गुफ्तगू छोड़ते हैं। हम सबसे पहले अब ये डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड है प्लांट के बारे में वो क्या है, कि व्हाट इज अ प्लांट। प्लांट के बारे में बेटा चलें आप लोग पहले बताइए कि प्लांट के बारे में हमारा क्या कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड है। ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वो तो भी है। और फोटोसिंथेटिक। ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ है तो फोटोसिंथेटिक तो होगा, वो एलजी भी है। और हाँ जी, हसनैन ने तो हार मान ली। और कोई? हसनैन की दोनों दलीलें तोड़ दी मैंने। आप लोगों को मैंने बताया भी था बल्कि कि एलजी और प्लांट का डिफरेंस, जब मैं आप लोगों को किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको एलजी और प्लांट का डिफरेंस बताया था। बेटा एलजी और प्लांट के डिफरेंस में सबसे पहले आप इसको छोड़ दें, डिफरेंस को छोड़ दें। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, आप लोगों को पहला पॉइंट जो अभी हसनैन ने भी बताया वो क्या था कि ये फोटोसिंथेटिक है। प्रॉब्लम ये है कि मान लिया फोटोसिंथेटिक है भाई, ओके, प्रॉब्लम ये है कि फोटोसिंथेटिक एलजी भी हैं, तो फिर क्या करें? अच्छा ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ओके, मल्टीसेलुलर तो एलजी भी हैं। क्या एलजी हमने मल्टीसेलुलर नहीं पढ़े? रेड एलजी, ब्राउन एलजी, इसमें जाकर देखें ग्रीन एलजी में भी मल्टीसेलुलर है। अभी भी आप हंस रहे हैं, फोटोसिंथेटिक एलजी भी है, मल्टीसेलुलर एलजी भी है। तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि भाई इसका जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टीसेलुलर हैं। सेक्स ऑर्गन्स और मल्टीसेलुलर, इसके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर नहीं होते। इसके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो बड़े डिटेल में बने हुए होते हैं। जैसे आप इसको कहते हैं ना कि ये जो है वो एक अदद ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक किन चीजों से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है ना, ठीक है, सेल से बनी हुई है। अब अगर ये सेल से बनी हुई है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ इसके अंदर, ओवरी के अंदर यहाँ पर मौजूद है एग। अगर ओवरी के अंदर यहाँ एग मौजूद है तो आप सोच लीजिए कि जो सेल्स हैं वो इन्होंने सराउंड किया हुआ है किसको? एग को और फ्यूचर एम्ब्रियो को। तो सबसे पहली बात इसके सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टीसेलुलर है, और नंबर 4 इसका जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो होता है। प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है। ये वो दो चीजें हैं जो इनको डिफरेंशिएट करती हैं एलजी से, वरना प्लांट और एलजी में कोई फर्क नहीं है खास, ठीक है। एक जो फर्क है वो आ जाता है पिगमेंट्स का, लेकिन वो अपेरेंट फर्क नहीं है, वो पिगमेंट्स का फर्क। खैर, तो ये वो चीजें हैं जो प्लांट्स और एलजी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, और इस वजह से आप एलजी को अलहदा रखते हैं और प्लांट्स को अलहदा रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने जो डेफिनेशन आती है वो ये है कि मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट हैविंग मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो इज कॉल्ड ए प्लांट। ये आप इन सब को एक सेंटेंस में जमा कर देंगे तो आपको प्लांट की डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद जो है ना वो, अगर आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक को ओपन करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि जो आपका जो पहला पेज है उस पे आप लोगों को एक स्पेसिफिक किस्म की जो है वो डिवीजन दी गई है 9th चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर। तो हम बजाय अपना वहां पर लिखने के, हम यहीं पर इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो डिवीजन लिखी गई है ना, इसके मुताबिक जो प्लांट्स हैं उनको एक खास बेस पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया गया है,
और वो है वेस्कुलर बंडल। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। याद रखिए यहां पर जो आप लोगों के सामने डिवीजन है उसमें ये जो दो बेसिक डिवीजन्स बनी हुई हैं, एक ब्रायोफाइटा वाली और एक ट्रैकियोफाइटा वाली, ये दोनों जो डिवीजन्स आपके सामने बनी हुई हैं ये वेस्कुलर बंडल की बेस पर हैं। यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, वेस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं है और ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल हैं, इन दोनों को आप डिफरेंशिएट करते हैं वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस के ऊपर, और जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं है उनको आप कहते हैं ब्रायोफाइटा, और जिनमें वेस्कुलर बंडल हैं उनको आप कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तो अब आइए जरा मैं प्लांट की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के हवाले से आप लोगों को जो है वो बता देता हूं कि प्लांट की क्लासिफिकेशन, क्योंकि ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, उसके बाद बाकी चीजें तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते ही रहेंगे। प्लांट की क्लासिफिकेशन के हवाले से बेटा याद रखिए और बहुत सी चीजें हैं जो क्लासिफिकेशन में यूज होती है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये 100% नहीं है, मतलब ये वो क्लासिफिकेशन नहीं है जो असल क्लासिफिकेशन प्लांट्स की है, ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं बेटा। हमारे पास जो है वो एक क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमने कहा था एलजी, एलजी भी नॉन वेस्कुलर है, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नॉन वेस्कुलर है। किंगडम प्लांटी में जो डिवीजन बनती है जो नॉन वेस्कुलर है उसको आप कहते हैं ब्रायोफाइटा, उसको आप कहते हैं ब्रायोफाइट्स। जरा आप गौर से सुनिए आपने मेरी बात। बेटा एलजी भी नॉन वेस्कुलर, ब्रायोफाइट्स भी नॉन वेस्कुलर, तो फिर एलजी को हमने प्लांट्स में क्यों नहीं रखा? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि एलजी को प्लांट्स में ना रखने की वजह ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। वरना आपने ब्रायोफाइट को प्लांट में रखा है, हालांकि ब्रायोफाइट भी नॉन वेस्कुलर हैं और एलजी भी नॉन वेस्कुलर है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो है, ब्रायोफाइट में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिसकी वजह से आप ब्रायोफाइट को रख देते हैं प्लांटी में और एलजी को प्लांटी में नहीं रखते, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप आ जाता है किंगडम प्लांटी में वो है जिसको आप कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स, जिनके अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल आता है, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल आ जाता है। हाँ जी, कौन है, किसका क्वेश्चन है? क्या कर रहे हो यार? अब आप यहां पर देखिए कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स, इनमें बुनियादी डिफरेंस जो है वो किसका है कि यहां पर जो है वो वेस्कुलर बंडल है, यहां पर वेस्कुलर बंडल मौजूद है, और ये जो वेस्कुलर बंडल है इसकी वजह से आपने ट्रैकियोफाइट्स को अलग किया है, ब्रायोफाइट्स को अलग किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्रायोफाइट्स को आपने 3 सब डिविजन में डिवाइड कर दिया है बेटा। सबसे पहली है जिसको आप कहते हैं जो लिवर की तरह ना, इनका जो प्लांट होता है ना, प्लांट अपीयर्स लाइक अ लिवर ऑर्गन, प्लांट अपीयर्स लाइक लिवर, लाइक ए लिवर ऑर्गन, ठीक है। तो लिवर की तरह क्योंकि अपीयर होते हैं, तो हमने पहला जो ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का उसको हमने नाम दे दिया है हिपैटिकॉप्सिडा। हिपैट का मतलब क्या होता है? लिवर, हिपैटिकॉप्सिडा, और इसको हिपैटिकॉप्सिडा भी कहते हैं, और इसका असल नाम हिपैटिकॉप्सिडा नहीं है बल्कि इसका असल नाम है हिपैटोफाइटा, इसका असल नाम हिपैटोफाइटा है। दूसरी तरह की जो डिवीजन है ब्रायोफाइट्स की, वो बहुत ही सॉफ्ट लाइक अ कारपेट, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही ग्रास होती है जैसे बिल्कुल कारपेट की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा। दूसरा ग्रुप जो है उसको हम ब्रायोप्सिडा कहते हैं। जो तीसरा ग्रुप है उसके अंदर जो है ना उसको हम कहते हैं, वो हॉर्न्स की तरह, एनिमल हॉर्न्स की तरह अपीयर होते हैं, एनिमल हॉर्न्स की तरह। तो एनिमल हॉर्न्स की तरह अपीयर होते हैं, तो फिर उसको आप क्या कहते हैं? एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरो जो है उसका मतलब होता है हॉर्न, ठीक है, तो उसको आप एंथोसिरोप्सिडा कहते हैं। ये 3 ग्रुप्स जो हैं इनको इनकी अपीयरेंस की बेस पर नाम दिए गए हैं, ठीक है। ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा, ये जो है वो 3 ग्रुप्स हैं।
अच्छा, उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स आ जाते हैं। ट्रैकियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में वाहिद डिफरेंस जो है वो असल में वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर में, ठीक है। तो जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उनका जो ग्रुप आता है सबसे पहला वो साइलोप्सिडा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है जिसको आप कहते हैं लाइकोप्सिडा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा गलत लिख गया हूँ यहाँ पर ना। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, लाइकोप्सिडा। और उसके बाद जो है वो अगला ग्रुप आता है ट्रैकियोफाइट्स का जिसको आप कहते हैं स्फिनोप्सिडा। और उससे अगला ग्रुप है, अच्छा ये जो ईडा है ना, जहां जहां सीडा सीडा का वर्ड आ रहा है वहां आप फाइटा लगा सकते हैं। साइलोप्सिडा के बजाय आप इसको कहते हैं साइलोफाइटा। लाइकोप्सिडा की जगह आप उसको लाइकोफाइटा कह सकते हैं। स्फिनोप्सिडा की जगह आप उसको स्फिनोफाइटा कह सकते हैं। और जो आखिरी ग्रुप है वो क्या है, उसका नाम टेरोप्सिडा, आप इसको टेरोफाइटा भी कह सकते हैं, ठीक है। असल नाम इन सब के आगे फाइटा ही लगना है, याद रखिए, असल नाम इनके आगे फाइटा ही लगना है। बाकी ये है कि आईडीए जो है वो आप लोगों की बुक में तो है, लेकिन असल इनके आगे फाइटा ही होता है। अच्छा, अब यहां पर आप लोग अगर पहले पेज पर देखते हैं तो क्लासिफिकेशन के हवाले से टेरोप्सिडा को भी जो है वो डिवाइड किया जाता है। टेरोप्सिडा टेरोप्सिडा को आगे मजीद डिवाइड किया जाता है। टेरोप्सिडा को किस बेस पर डिवाइड किया जाता है और कीजिएगा, टेरोप्सिडा को दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है बेटा। टेरोप्सिडा को एक नंबर 1 इस बेस पर डिवाइड किया जाता है कि दोज हु नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी उन्होंने स्पर्म को एग तक किसके जरिए भेजना हो, वाटर के जरिए। दोज हु नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए कि उन्होंने स्पर्म को एग तक भेजना है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो एक तो वो ग्रुप होगा, ठीक है। इस ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं, इस टेरोप्सिडा के इस क्लास को आप नाम देते हैं फिलिसिनी, FILICINAE, फिलिसिनी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी आएगी, जिनमें स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए वाटर की जरूरत नहीं है। दोज हु डोंट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको वाटर नहीं चाहिए स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए, जिनको वाटर नहीं चाहिए वो क्या होंगे, वो उनको फिर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इनको आप सीड प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सीड प्लांट्स हैं, ये आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है जिसको आप कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनका सीड जो है वो फ्रूट से बाहर होता है, इसको आप कहते हैं नेकेड सीड। सीड आमतौर पर जो आप लोगों के सामने सीड आता है वो फ्रूट के अंदर होता है ना, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है वो फ्रूट से बाहर सीड होता है। और दूसरे होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनका सीड आमतौर पर फ्रूट के अंदर होता है। तो ये एक डिवीजन है जो कि डिफरेंट बेसिस पर बनाई गई है, ठीक है। इन डिवीजन के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आगे। लेकिन ये है कि ये डिवीजन जो हैं वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर जिनको चाहिए उनको हमने फिलिसिनी में रख दिया, और जिनको वाटर नहीं चाहिए उनको हमने जो है वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में रख दिया। अब जिनको वाटर नहीं चाहिए उनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। वो किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है कि कुछ का सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है और कुछ का सीड फ्रूट से बाहर है, जिसकी वजह से हमने इन दोनों को भी आपस में डिफर कर दिया है। तो ये टोटल क्लासिफिकेशन है जो आप लोगों की बुक में यहां तक अवेलेबल है। ये देखिए, ये जो है ये टोटल क्लासिफिकेशन जो आप लोगों की बुक में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मैं अब आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों ने क्या देखना है, लेकिन 9th चैप्टर जो है ना उसके ऑलमोस्ट सारे जितने भी लेक्चर हैं, आखिरी लेक्चर के अलावा, जो आखिरी आप लोगों का लेक्चर है ना जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ वो है एंजियोस्पर्म्स है, उसके अलावा सारे मेरे लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं और उस पर मैंने क्लासिफिकेशन काफी डिटेल में डिस्कस की है। तो वो मैं शेयर करूंगा, उसमें क्लासिफिकेशन देखिएगा, क्लासिफिकेशन के कितने एंगल्स हैं प्लांट्स की। फिलहाल तो मैंने आप लोगों को सिर्फ वो वाली क्लासिफिकेशन का टच दिया है जो क्लासिफिकेशन आप लोगों की बुक में है, ठीक है।
तो अच्छा, इसके बाद आइए, यहाँ तक तो हमारी डिस्कशन होगी। बेटा यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो जरूर बताइए मुझे, और किसी को कंफ्यूजन है तो जरूर बताइए। हाँ भैया, विजन इज फाइन, ओके। अब यहाँ पर जो है वो एक और चीज आपको याद होगा। अब जरा थोड़ा सा ना बैकवर्ड मूव करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। बेटा क्लासिफिकेशन तुमने बात कर ली। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि हमने किंगडम प्लांटी वाले चैप्टर में 3 चीजें डिस्कस करनी है, एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी और लाइफ साइकिल। बेटा ये जो लाइफ साइकिल है ना, डाइवर्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे, एवोल्यूशन भी दरमियान दरमियान में दोनों चीजें डिस्कस होती रहेंगी, लेकिन मेन फोकस हमारा पूरे इस चैप्टर में लाइफ साइकिल, बहुत बड़ा फोकस है। और लाइफ साइकिल भी कौन सा? ऑब्वियसली लाइफ साइकिल जब बात होती है ना, तो लाइफ साइकिल हमेशा सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं होती, सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात होती है कि वो ऑर्गेनिज्म अपना जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसको किस तरह से रन करता है। बेटा प्लांट्स का जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है वो दूसरे अल्फाज में कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट के सेक्सुअल लाइफ साइकिल को दूसरे अंदाज में आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यानी आपने यहां पर जितने प्लांट्स पढ़ने हैं उसमें ये चीज लाजमी पढ़नी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बुक में आगे देखते हैं ना, बुक में पेज पलटते हैं, तो आपको ये दिखता है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो तकरीबन जाके कोई 7वें 8वें पेज पर है। तो मैं इतनी जल्दी डिस्कस क्यों कर रहा हूं? बेटा याद रखिए, इस चैप्टर में जिस बच्चे को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती है, का सही कॉन्सेप्ट पता है, उसके लिए ये चैप्टर हाथों की मैल है। जिसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती है उसके लिए ये चैप्टर लिटरली हाथों की मैल है। तो इसलिए मैं ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ाना प्रेफर करता हूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्ट में ही आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद फिर हम जो है वो हमें पूरे चैप्टर में मुश्किल नहीं आएगी। सो अब हम देखते हैं कि प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये है बच्चे कि प्लांट जो है ना, वो प्लांट बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। इसको इस तरह समझिएगा जरा कि द प्लांट बॉडी हैज 2 पार्ट्स, हैज 2 ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के पीछे आने वाले, ऑल्टरनेटिंग पार्ट्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। या यूं कह लीजिए कि प्लांट जो है वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान 2 शेप्स इख्तियार करता है। होल लाइफ साइकिल के दौरान 2 शेप्स इख्तियार करता है, ऑल्टरनेटिंग पार्ट्स कह लें या ऑल्टरनेटिंग शेप्स कह लें। ठीक है, प्लांट अपने पूरे इस जो लाइफ साइकिल है, जितनी वो जिंदगी गुजारता है, उसमें वो 2 शेप्स इख्तियार करता है। उनमें से एक शेप वो होती है जिस पे स्पोर लगते हैं। एक शेप या एक पार्ट वो होता है जिस पे स्पोर लगते हैं, और दूसरा पार्ट वो होता है जिस पे गैमीट्स लगते हैं, गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, अब जिस पार्ट पर स्पोर लगते हैं ना, प्लांट के उस पार्ट को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और जिस पार्ट पर गैमीट लगते हैं प्लांट के उस पार्ट को हम कहते हैं गैमीटोफाइट। बेटा फाइट का क्या मतलब होता है? PHYTE फाइट। PHYTE फाइट का मतलब होता है प्लांट। स्पोरो मीन स्पोर, फाइट मीन प्लांट। स्पोरोफाइट वो प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, गैमीटो मीन गैमीट्स, फाइट मीन प्लांट, वो वाला प्लांट जो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हर प्लांट अपना लाइफ साइकिल तब तक
पूरा नहीं करता, दोबारा इसको एक और अंदाज से लिख लेते हैं कि नो प्लांट कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल until it forms the both shapes, जब तक ये दोनों शेप्स या दोनों पार्ट्स नहीं बना लेता। अब ये जो चीज है ना, ये है कि एक प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो इसी पर इन्हिसार कर रहा होता है कि उसने दोनों पार्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, पहले हम बना लेते हैं स्पोरोफाइट। एक प्लांट है वो स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है ना, इसका रूल ये होता है कि ये डिप्लॉयड होती है। हाँ भाई, डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट कोई बताएगा? कोई ऐसा बच्चा बताए जिसने मुझे पहले कभी आंसरिंग ना की हो। आबिद, दानियाल, मंसूर। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n। डिप्लॉयड मैंने आप लोगों को एक दफा ना समझाया था। फर्ज करें कि आपके पास जी बोलिए। सर 2 पेरेंट होते हैं, इस पर 2 पेरेंट्स होते हैं सर। आपने जी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल 2 पेरेंट्स का रोल इन्वॉल्व होता है, लेकिन जरा आप सुन लीजिए। आपके पास एक है सेट ए, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी शीट जो है ना, ये न्यूक्लियस है। दिस होल शीट इज अ न्यूक्लियस। आपके पास एक सेट है, सेट ए, उसमें क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम, पांचवा क्रोमोसोम, 5 क्रोमोसोम है। पांचों एक दूसरे से शेप में डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 सब शेप में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो अगर आपके पास एक ही सेट है तो आप इस सेल को क्या कहेंगे? हैप्लॉइड। इस न्यूक्लियस को आप हैप्लॉइड कहेंगे। लेकिन आपके पास, फर्ज कर लिया, दोबारा सुनिए, फर्ज कर लिया आपके पास एक और सेट ए आ जाता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 1 उसके साथ वाले सेट ए के क्रोमोसोम नंबर 1 से सिमिलर है, क्रोमोसोम नंबर 2 साथ वाले सेट के 2 से सिमिलर है, क्रोमोसोम नंबर 3 साथ वाले सेट के 3 से सिमिलर है, 4 साथ वाले सेट के 4 से सिमिलर है, 5 साथ वाले सेट के 5 से सिमिलर है। जब आपके पास 2 आइडेंटिकल सेट आ जाएंगे एक ही न्यूक्लियस में, दोबारा सुन लीजिए, एक ही न्यूक्लियस में 2 आइडेंटिकल सेट आ जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास एक एन ये है, एक एन ये है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2n। यानी अगर किसी न्यूक्लियस में एक जैसे 2 सेट मौजूद हो क्रोमोसोम्स के, तो आप कहते हैं कि ये सेल, ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। और अगर एक ही तरह का एक सेट मौजूद हो तो आप कहते हैं कि दिस न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड। जी बेटा, ये क्लियर हुआ? शर्त क्या है कि एक सेट का हर क्रोमोसोम दूसरे सेट के क्रोमोसोम से मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी क्रोमोसोम नंबर 1 लिखा, अब 1 की शेप 1 जैसी है, एक सेट का 1 दूसरे सेट के 1 से मिलता है, तो ये दोनों आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। और जब एक जैसे 2 सेट मौजूद होंगे किसी एक न्यूक्लियस में, तो उसको आप कहते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब आइए वापस, बेटा ये स्पोरोफाइट होती है ना, ये होती है डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट क्या करती है? स्पोरोफाइट करती है मियोसिस। और मियोसिस का क्या रूल होता है? मियोसिस का रूल ये होता है कि मियोसिस में एक सेल जब मियोसिस करता है ना, तो उससे पहले बनते हैं 2 सेल, फिर इसको आप कहते हैं मियोसिस 1। उसके बाद ये अगले जो 2 सेल होते हैं ना, ये दोबारा मियोसिस करते हैं। जब ये दोबारा मियोसिस करते हैं तो उसको आप कहते हैं मियोसिस 2। तो एक सेल से टोटल कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर स्पोरोफाइट का एक स्पोर मियोसिस
स्पोरोफाइट मियोसिस कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि स्पोरोफाइट एक सेल से कितने स्पोर बना लेगी? 4 स्पोर बना लेगी। लेकिन फर्क क्या होता है बेटा, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। स्पोरोफाइट एक सेल में मियोसिस करेगी और उस एक सेल में मियोसिस करके 4 स्पोर बना लेगी। फर्क ये होता है कि जो मियोसिस होती है उसमें हर बनने वाला सेल जो है उसमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट से हाफ होती है। पेरेंट के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे? पेरेंट का न्यूक्लियस डिप्लॉयड था या हैप्लॉयड था? डिप्लॉयड। पेरेंट का न्यूक्लियस डिप्लॉयड था। आपने मियोसिस करके डॉटर सेल बनाए, और जब आपने डॉटर सेल बनाए तो वो चारों सेल क्या हो गए? वो चारों सेल हो गए हैप्लॉयड। अब स्पोरोफाइट जो है वो पेरेंट प्लांट है, इसमें मियोसिस होगी तो इसके सेल जो हैं 2n सेल मियोसिस करके क्या बना देंगे? n स्पोर बना देंगे। लेंजे स्पोर बन गए, ठीक है। अब ये स्पोर पहुंचते हैं किसी भी जगह पर आकर गिर जाते हैं। जब ये स्पोर किसी जगह गिरते हैं और वहां पर कंडीशन फेवरेबल होती है ना, तो उस जगह पर ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। यहां पर स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट से पहले आप मतलब होता है ग्रो करते हैं। ये स्पोर ग्रो करते हैं, और जब ये स्पोर ग्रो करते हैं ना, तो स्पोर ग्रो होके क्या बनाते हैं? गेमिटोफाइट। अब आपको पता है गेमिटोफाइट में क्या बनाना है? गैमीट्स। गैमीट्स कौन से होते हैं बेटा? गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड होते हैं, और गैमीट्स जो हैं उनको आप कहते हैं स्पर्म और एग, ठीक है। अब आप देखिए, जब यहां पर स्पोर गिरा, तो स्पोर गिरकर जर्मिनेट करेगा किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए। जब माइटोसिस के जरिए स्पोर जर्मिनेट करेगा तो गेमिटोफाइट बनेगी, लेकिन गेमिटोफाइट के क्रोमोसोम उतने ही होंगे जितने स्पोर के हैं। स्पोर के क्रोमोसोम सेट कौन सा है? हैप्लॉइड। तो गेमिटोफाइट का क्रोमोसोम सेट भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। दोबारा सुन लीजिए, गेमिटोफाइट का क्रोमोसोम सेट डिपेंड कर रहा होता है स्पोर पे। स्पोर अगर डिप्लॉइड आ रहा है तो गेमिटोफाइट डिप्लॉइड हो सकती है, जो कि कभी नहीं होती। तो स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होता है, लिहाजा स्पोर अगर हैप्लॉइड है तो गेमिटोफाइट का क्रोमोसोम नंबर स्पोर पर डिपेंड कर रहा है, तो गेमिटोफाइट भी हैप्लॉइड, ठीक है। अब गेमिटोफाइट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है मेल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट ने बनाना होता है स्पर्म, और स्पर्म का रूल ये होता है कि ये हमेशा हैप्लॉइड होता है। और फीमेल पार्ट जो है ये बनाता है एग, और एग भी हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जी क्या बनता है, आपको बताएगा? जाइगोट। एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट आगे क्या बना देता है? स्पोरोफाइट बना देता है। अब इस पूरे लाइफ साइकिल पे गौर कीजिए बेटा। स्पोरोफाइट एक ऐसा प्लांट था जो इस जाइगोट की वजह से क्या था? डिप्लॉयड था। क्योंकि जाइगोट किससे बना है? स्पर्म और एग से। स्पर्म और एग हैं हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि गेमिटोफाइट हैप्लॉइड थी। गेमिटोफाइट क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड थे। स्पोर क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि स्पोरोफाइट में क्या हुआ है? मियोसिस, इस वजह से स्पोर हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट में मियोसिस क्यों हो सकी है? क्योंकि स्पोरोफाइट क्या थी? डिप्लॉइड। अब मैंने एक ही लम्हे में इस पूरे लाइफ साइकिल को रिवर्स किया, यानी जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था स्पोरोफाइट से जाइगोट तक, मैं जाइगोट से पीछे लेकर आया हूं। ये होता क्या है? अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा, मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा। होता क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वो मेल ऑर्गन है, ठीक है। ये आपका जो प्लांट है उसका मेल ऑर्गन है, ठीक है। मेल ऑर्गन को ना आप आमतौर पे ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें आप नाम देते हैं एंथीरिडियम, ठीक है। और दूसरा पार्ट है फीमेल ऑर्गन, ठीक है। जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको आप नाम देते हैं आर्चिगोनियम। अब ये है आपका आर्चिगोनियम, ठीक है। अच्छा अब गौर से सुनिएगा, जो मेल पार्ट है इससे निकलेंगे स्पर्म्स,
ये आपके ये जो है वो मेल पार्ट के स्पर्म्स हैं, ठीक है। ये स्पर्म्स निकल के जाएंगे फीमेल पार्ट के अंदर। फीमेल पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, अब जरा गौर करना है अपने बात के ऊपर। फीमेल पार्ट में पड़ा हुआ है एग। बेटा ये एग कहीं नहीं जाएगा, एग, और ये क्या है, इट वुड रिटेन इनसाइड द फीमेल पार्ट। ये इसने कहीं नहीं निकलना, इसने हमेशा जो है वो अंदर ही रहना है। तो एग जो है वो फीमेल पार्ट के अंदर ही रहेगा। स्पर्म यहाँ पे आएंगे, स्पर्म जब यहाँ आके इसको फर्टिलाइज कर देंगे। बेटा स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड थे, जो एग है ये भी क्या था, हैप्लॉइड था। स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिप्लॉइड। अब देखिए ये जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है ये किसके पार्ट्स हैं, ये किस प्लांट के पार्ट हैं, स्पोरोफाइट के पार्ट हैं या गेमिटोफाइट के पार्ट हैं? गेमिटोफाइट। जी, स्पर्म और एग असल में क्या है, दोबारा सुन लीजिए एक दफा। स्पर्म और एग हैं गैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स में दो आते हैं, स्पर्म्स और एग्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, जहां से स्पर्म और एग बन रहे हैं वो जो है वो गैमीट्स बना रहे हैं ना, ऑर्गन। तो ऑब्वियसली जो प्लांट गैमीट बनाता है वो क्या होता है, वो गैमीटोफाइट होता है। तो एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम किसके पार्ट्स हैं, गैमीटोफाइट के पार्ट्स हैं। इसका मतलब है, अब मुझे बताइएगा, जब गैमीटोफाइट के गैमीट फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया, अब आगे क्या बनना है? जब दोनों फ्यूज हो गए आगे क्या बनना है? जी दोबारा बोलिए। जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो गए तो उसके बाद क्या बनना है, जाइगोट। जाइगोट से आगे क्या बनना है? नया प्लांट बनेगा। क्या कहेंगे उस नए प्लांट को? एम्ब्रॉयसर बनेगा। जी उमर। सीड। नो, अभी जाइगोट से आगे क्या बनाया हमने? स्पैरोफाइट बनाया सर। जी, अभी जाइगोट से आगे आपने स्पोरोफाइट बनाया है। तो असल में अब क्या होगा कि जब एंथेरिडियम जो गैमीटोफाइट का पार्ट है और आर्चिगोनियम जो गैमीटोफाइट का पार्ट है, दोनों गैमीटोफाइट के पार्ट हैं, जब इनके गैमीट फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर से एक अदर प्लांट निकलेगा। ये प्लांट जो है इसके पास स्पोरेंजियम होगा और ये प्लांट क्या कहलाएगा, ये प्लांट कहलाएगा स्पोरोफाइट। जब गैमीट्स ज्वाइन हो गए, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद अगली चीज क्या बननी होती है, स्पोरोफाइट बननी होती है। स्पोरोफाइट किसमें से निकलेगी, गौर से देखिएगा। स्पोरोफाइट वुड अराइज फ्रॉम गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट वुड अराइज फ्रॉम गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में से निकलेगी। तो आप देख लीजिए, ठहरिएगा बेटा, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में से निकलेगी, यानी एंथेरिडियम से स्पर्म आए, आर्चिगोनियम ने एग दिया, दोनों फ्यूज हुए, दोनों ने फ्यूज होकर क्या बना दिया, दोनों ने फ्यूज होकर बना दिया जाइगोट। जब इन्होंने फ्यूज होकर जाइगोट बनाया तो जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बन गया, स्पोरोफाइट, यानी गैमीटोफाइट में से स्पोरोफाइट बनी। अब मुझे जरा इस सवाल का जवाब दे जल्दी से, गैमीटोफाइट को किसने बनाया था? एग एंड स्पर्म। जाइगोट। गलत, स्पोरोफाइट। शाबाश, गैमीटोफाइट को स्पोरोफाइट ने बनाया था। गैमीटोफाइट जब बनी थी तो वो किसकी वजह से बनी थी, स्पोर्स की वजह से। अभी आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा। और अगर गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट की वजह से बनी, स्पोर की वजह से बनी, तो स्पोर किससे बन रहे हैं, गैमेटोफाइट से। अल्लाह के बंदे, स्पोर स्पोरोफाइट से बन रहे हैं। स्पोर जहां गिरेंगे वो बनाएंगे गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट से क्या निकला, स्पर्म और एग, उन्होंने बनाया जाइगोट। जाइगोट डेवलप हो गया स्पोरोफाइट में। इसका क्या मतलब है, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट बनाती है, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट बनाती है। स्पोरोफाइट ने मियोसिस करनी होती है, स्पोर बनाने होते हैं, स्पोर के जरिए बनती है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट ने गैमीट बनाने होते हैं, गैमीट फ्यूज करती है और गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बना के
उस जाइगोट से क्या निकालती है, स्पोरोफाइट। तो ये पूरी, अब ये देखिए कि ऑल्टरनेशन नहीं है, पहले एक पार्ट आया प्लांट का, उसने दूसरे पार्ट को प्रोड्यूस किया, दूसरे पार्ट ने फिर पहले पार्ट को प्रोड्यूस किया, पहले पार्ट ने फिर दूसरे पार्ट को प्रोड्यूस किया। तो जब ये पार्ट ऑल्टरनेट करते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाँ भाई, सच्ची सच्ची बताएं, समझ आया कि नहीं आया? सर जी सिर्फ एक बात की समझ नहीं आई बोले बोले। कि ये एक प्लांट के ऊपर ही दूसरा प्लांट उग जाता है। असल में देखिए, ये एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट नहीं है, ये एक ही प्लांट पार्ट के ऊपर उसी प्लांट का दूसरा पार्ट है। इसीलिए आप ये नहीं कहते कि एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट आता है, ये उस प्लांट का अपना पार्ट था जो अभी बना नहीं था। आपने गैमीट्स फ्यूज करके उसी प्लांट के ऊपर उसी का दूसरा पार्ट बना दिया जिसमें स्पोर बनाने। तो वो असल में प्लांट का पार्ट है, वो दूसरा प्लांट नहीं है, वो उसी प्लांट का पार्ट है। ओके सर। जी और कुछ, और कोई सवाल? बच्चे समझ आया कि नहीं आया? जी मकसूद बोलिए। सर अटेंडेंस। यार डूब के मर जा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ भाई। क्या मैं आर्टिकल पढ़ा के क्वेश्चन ले रहा हूँ? हाँ जी बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको ये आर्टिकल नहीं समझ आया तो ये रिकॉर्डिंग यहीं पड़ी है, जहां से आप ज्वाइन सेशन करते हैं वहां नीचे आकर बेटा यहाँ आकर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये आर्टिकल देखे बगैर, मंडे को ये आर्टिकल देखे बगैर ना आइएगा। पढ़ के समझिए। जी दानियाल बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ बेहतरीन समझ आ गया मुझे। चलें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये अगर आपको नहीं समझ आता किसी को भी तो ये देख कर आइएगा, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अलग अलग प्लांट्स नहीं है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक ही प्लांट के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट तरीन बात जो बच्चे मिस करते हैं, गलत तौर पर जो है वो समझाया जाता है, वो सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि स्पोरोफाइट ने मियोसिस करनी है, स्पोर बनाने हैं। स्पोर गिरेंगे तो गैमेटोफाइट बनेगी। गैमेटोफाइट क्योंकि स्पोर की वजह से बनेगी, लिहाजा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगी। गैमेटोफाइट में दोनों सेल आएंगे, दोनों सेल स्पर्म और एग वो फ्यूज होंगे तो N+N 2N बन जाएगा। जाइगोट बनेगा तो स्पोरोफाइट बनेगी। तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको समरी बता दी है, अब आपने इसको देखकर